नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 16 दिसंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए समाचार शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर सिविल सेवा परीक्षा की जो आगामी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कैसे करें, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अपनी तैयारी शुरू करने हेतु रणनीति तय करने के लिए इस सेमिनार में आप लोग भाग ले सकते हैं। तो यह सेमिनार 19 दिसंबर को शाम 4 बजे शुरू होगा और यह 60 मिनट तक चलेगा। तो इसमें आप मुख्य परीक्षा के लिए सही वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, दैनिक समाचार पत्र को कैसे पढ़ें, समसामयिकी का अध्ययन किस प्रकार करें, क्या इस परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग आवश्यक है, छात्रों द्वारा अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री रसेश कुमार जी से प्राप्त करें। अब हम लोग बात करते हैं आज के सत्र के विषय की। जो पहला विषय है कर्तव्यों और अधिकारों के बीच एक झूठा सम्मिश्रण, यानी यहां पर बात की जाएगी मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों की। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, क्या दोनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। थोड़ा आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा शून्य बजट प्राकृतिक खेती। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं और इसके प्रमुख स्तंभ क्या हैं, और इसके विपक्ष में भी थोड़ी बहुत बातें की जाएंगी, इसके आलोचना के रूप में भी इसकी चर्चा की जाएगी। और मिश्रित संकेत, इसमें संरक्षणवादी विचारधारा और मुक्त व्यापार समझौता जैसी बातों का अध्ययन करेंगे। और अमेरिका ने पश्चिम एशिया में लेजर हथियार का परीक्षण किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि अमेरिका की पश्चिम एशिया में रणनीति क्या रहेगी। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर निर्माताओं के लिए 76,000 करोड़ के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है, यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। कितने? 76,000 करोड़ के। तो इस तरह से हमारा देश अब खुद आत्मनिर्भर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी। और अंतिम टॉपिक होगा मतदाता पोर्टल पर खामी तय, संभावित डाटा लीक टला। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस तरह से पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पेज नंबर 6, जीएस के सेकंड, इसको पॉलिटी में डाल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिटवीन ड्यूटीज एंड राइट्स, यानी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो कर्तव्यों और अधिकारों के बीच एक झूठा सम्मिश्रण, यानी मौलिक कर्तव्यों की भाषा को राजनीतिक बहसों में शामिल करने की अनुमति देना गणतंत्र के नैतिक सिद्धांतों को प्रभावित करेगा। तो क्या हमारे अधिकारों को हमारे कर्तव्यों के साथ मिलाना चाहिए? हाल के दिनों में यह अधिकार के साथ कर्तव्य के एकीकरण की वकालत करने के लिए शासक वर्ग की निरंतर परहेज की बात रही है। तो यहां कर्तव्य से उनका मतलब उन सहवर्ती दायित्वों से नहीं जो संवैधानिक वादों से निकलते हैं, बल्कि आदर्शों का एक समूह है जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान में लिखे गए। यानी उसी समय, याद रखें, 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो पिछले महीने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस प्रस्ताव को रेखांकित किया, जिसमें कानून और न्याय मंत्री ने कहा कि हमारे देश को तभी महान बनाया जा सकता है जब हम मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हैं। इसी तरह से संस्कृति मंत्री ने भी यही कहा कि अगर भारत जैसे विविध और लोकतांत्रिक देश में गहरी जड़ें जमानी है तो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के साथ जोड़ना होगा। तो यह मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं क्या? तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में निहित है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 का में है। ठीक, यह इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर इसे जोड़ा गया था। तो अब यहां पर जैसे कि आपको थोड़ा जानना आवश्यक है कि मौलिक अधिकार क्या होता है, तो कह सकते हैं
कि भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किए गए हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा ये सीमित नहीं किए जाते। जिनकी सुरक्षा का प्रहरी कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। यानी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। जिसमें याद हो तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार की रीटें होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होती है, और यह संविधान में 12 से 35 तक। और याद रखेंगे जब संविधान निर्मित हुआ था तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इस तरह से अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धर्म, संस्कृति और शिक्षा स्वतंत्रता संबंधी अधिकार 25 से 28। तो इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी एक इसी में ऐड कर लीजिए, अनुच्छेद 29 और 30 है। तो इस तरह से यह संविधान में उल्लिखित है। तो मूल अधिकार आप लोग पढ़े ही होंगे, और साथ साथ मूल कर्तव्य। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले जब संविधान यानी 42वें संविधान संशोधन किया गया था 1972 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर, तब 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। अब जो है 11 है, वो भी 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में यह जोड़ा गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यहां पर दिया गया है ना। अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। अब सोचिए, जैसे कि यहां पर यही बात कहने की है कि हर बात पर आप मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप न्यायालय चले जाते हैं, लेकिन आपके भी तो कुछ कर्तव्य हैं। यानी जैसे कि आप शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा के अधिकार से अगर किसी बच्चे को वंचित किया जाता है तो मौलिक अधिकार का हनन है। लेकिन माता पिता का भी तो कुछ कर्तव्य है, उनकी शिक्षा दीक्षा का भी करना उनका कर्तव्य है, उनको पढ़ाना मौलिक कर्तव्य है। वह निरक्षर न रहे, अगर वो साक्षर होंगे तो एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना कर सकेंगे। यानी कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक देशवासी का मौलिक कर्तव्य बनता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। हमें यह याद जरूर रहता है, हमें हमारी सुरक्षा का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, पर देश की सुरक्षा व अखंडता की आज कितने लोग परवाह कर रहे हैं। तो देश की रक्षा केवल सीमा पर जाकर या सैनिक बनकर ही नहीं की जा सकती। हम देश में, अपने क्षेत्र में भाईचारे की भावना को पैदा कर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। आज जाति या धर्म के नाम पर बंटने बांटने के बजाय हम क्यों नहीं अपने मौलिक कर्तव्य का पालन करते, अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन सर्वधर्म स्वतंत्रता व धार्मिक विश्वास को बढ़ाने की बात आखिर क्यों नहीं की जाती। तब हम इसी मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य की बातें क्यों नहीं करते। हम शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क जैसी जन सुविधाएं पाने के लिए अपने मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन इन्हीं जन सुरक्षाओं को पा लेने के बाद इनके रख रखाव की बात हम क्यों नहीं करते। तो अगर इन्हीं सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इनका रख रखाव हम करते हैं, ये हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। जैसे आपके ग्रामीण क्षेत्र में, आपके गांव में प्राथमिक हेल्थ सेंटर स्थापित किया गया, तो लोगों का यह कर्तव्य है कि उस स्वास्थ्य केंद्र को सुरक्षित रखें, उसमें तोड़फोड़ ना करें, वहां की जो उपयुक्त मशीनें लगाई हैं उसको चोरी ना करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। या अगर मान लीजिए कि आपके नहर के किनारे वन जंगल पेड़ लगाए गए हैं, तो उस पेड़ को सुरक्षित रखना भी आपका कर्तव्य है। तो यह लेख यही बात की ओर इंगित कर रहा है, और यहाँ पे सारी बातों को दिया गया। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास करना, पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन, यानी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके भी कर्तव्य हैं, व्यक्ति के भी कर्तव्य होते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण, यह है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो यह जीएस के 3rd पेपर इकोनॉमी में डाल सकते हैं, पेज नंबर 15 में आया हुआ है। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती सरकार के
कृषि एजेंडे में शीर्ष पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हैं और मंगलवार को वाराणसी में भी उन्होंने इस तरीके को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। और केंद्र ने इस वर्ष 8 राज्यों में 4 लाख अतिरिक्त हेक्टेयर फसल भूमि को जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तकनीकों का उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश के तहत 1 लाख अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि वह लाना चाहता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 85,000 अतिरिक्त हेक्टेयर और गुजरात में 71,000 अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि वह लाना चाहता है। तो अब यहां पर यही महत्वपूर्ण बात है कि यह शून्य बजट प्राकृतिक खेती है क्या? तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती या भारतीय प्रथाओं से रासायनिक मुक्त कृषि की एक विधि है। यानी इसमें हम किसी भी रसायन, पेस्टिसाइड, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो शून्य बजट जो प्राकृतिक खेती है, इसका शुभारंभ जो है पद्म श्री प्राप्तकर्ता सुभाष पालेकर को जाता है, जिन्होंने 90 के दशक के मध्य रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और गहन सिंचाई द्वारा संचालित हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के रूप में विकसित किया था। पालेकर साहब हरित क्रांति के बहुत ही खिलाफ हैं। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जो कम लागत कम करने के साथ ही जलवायु स्थायी कृषि तथा किसानों को स्थानीय स्तर पर इनपुट उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी यह कह सकते हैं कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक अनूठा तरीका है जिसमें बाजार से बीज, उर्वरक और पौधों के संरक्षण, रसायनों जैसे महत्वपूर्ण आदानों की खरीद के लिए बिल्कुल कोई मौद्रिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। किसान उर्वरक और कीटनाशकों के बिना फसल की स्थानीय किस्मों को उगा सकते हैं। चूंकि यह एक शून्य बजट खेती है, इसलिए किसी संस्थागत ऋण की आवश्यकता नहीं होगी और मानव श्रम निर्भरता भी कम से कम न्यूनतम हो जाएगी। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती विभिन्न कृषि सिद्धांतों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के बारे में है। तो अब शून्य बजट खेती के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो 4 प्रमुख स्तंभ है। इसे पहला है जीवामृत। तो जीवामृत यह मतलब कह सकते हैं कि किण्वित सूक्ष्म जीवाणुओं की विधि है। यह पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी यह जो है इसमें कह सकते हैं कि इसमें जैसे कि इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, तो एक बैरल में करीब 200 लीटर जल और 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर और 5 से 10 लीटर गोमूत्र और 2 किलोग्राम गुड़ और 2 किलोग्राम दाल के आटे और 1 मुट्ठी भर मिट्टी की खेत के बांध से घोल को अच्छी तरह से फेंट लें और इसे छांव में 48 घंटे के लिए रहने दें। फिर दिन में 2 बार लकड़ी से घड़ी की दिशा में घुमाकर इसको घोलें और 48 घंटे बाद जीवामृत प्रयोग के लिए तैयार रहता है। तो यानी 1 एकड़ भूमि के लिए 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होता है। यानी जीवामृत प्रयोग सिंचाई के पानी में या 10% पूर्ण छिड़काव के रूप में फसलों पर महीनों में 2 बार जीवामृत को लगाया जा सकता है। दूसरा है बीजामृत। तो यह बीजामृत में क्या होता है? यह भी बीज रोपाई या किसी भी रोपण सामग्री के लिए उपयोग किए जाने वाला यह उपचार है। यानी उसी पर आधारित है, लेकिन यह उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी यही देसी गाय के गोबर एक शक्तिशाली प्राकृतिक कवकनाशी, गोमूत्र एक मजबूत एंटीबैक्टीरियल तरल, चूना मिट्टी के समान सामग्री से यह बना होता है। और तीसरा है आच्छादन। तो यह मिट्टी में वायु संचरण और जल प्रतिधारण को बढ़ा देता है और इसमें 3 प्रकार के आच्छादन का प्रयोग किया जाता है। मृदा आच्छादन, इसमें क्या होता है, खेती के दौरान मृदा की ऊपरी सतह की रक्षा करता है और इस तरह से मिट्टी में वायु संचरण और जल प्रतिधारण को बढ़ा देता है। और दूसरा है काष्ठाच्छादन, याद रखेंगे इसको भी, काष्ठाच्छादन। तो यह 3 आच्छादन है। तो काष्ठाच्छादन में क्या किया जाता है कि पिछली फसलों के सूखे पत्ते, डंठल, अपशिष्ट द्वारा आच्छादन को संदर्भित करता है। साथ ही यह किसी भी जीवित प्राणी
यानी पौधों, जानवरों आदि की मृत सामग्री से बना हो सकता है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होकर मिट्टी में कार्बन का निर्माण करेगी। और तीसरा जो आच्छादन है वह महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, सजीव आच्छादन, यानी क्षेत्र मिट्टी और फसलों के लिए सभी आवश्यक तत्वों की आपूर्ति के लिए सहजीवी अंतः फसल और मिश्रित फसलें लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे फलियां डाइकोट समूह की हैं तो नाइट्रोजन फिक्सिंग संयंत्र है, चावल और गेहूं जैसे मोनोकाट अन्य तत्वों जैसे पोटास, फास्फेट, सल्फर की आपूर्ति करते हैं। तो इस तरह से। और चौथा जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वह वाष्प है। वाष्प एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायु एवं जल के कण मृदा में उपस्थित होते हैं और अति सिंचाई में कमी आती है तथा कम समय के लिए ही निश्चित अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब यह तो रहा जो है इसके चार स्तंभ। इसके फायदे क्या हैं? तो यह कम लागत वाला है, यह मृदा के स्वास्थ्य मतलब मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। क्योंकि हरित क्रांति में हम लोगों ने इतनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और रसायनों का प्रयोग कर दिया कि मृदा की जो क्षमता है वह कम हो गई, उत्पादन क्षमता कम हो गई। तो यह मृदा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, आय को अधिक करता है, अच्छी पैदावार में योगदान देता है, बेहतर कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमिक पद्धतियों को यह बढ़ावा देता है, जैसे मल्चिंग, खेत पर तैयार खाद का उपयोग करना, पर्यावरण संधारणीयता। तो यह एक जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति है क्योंकि इसमें खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। और इसमें जो है इसकी आलोचना भी की जाती है कि यह पूरी तरह से शून्य बजट कृषि नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह की लागतें शामिल है, जैसे गायों के रख रखाव, सिंचाई हेतु बिजली और पंपों की लागत, श्रम आदि, गुड़ कहाँ से आएगा। तो इस तरह से ऐसा कोई अध्ययन, जैसे महाराष्ट्र सहित कोई किसान कुछ वर्षों के बाद अपने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रिटर्न में गिरावट को देखकर पारंपरिक खेती की ओर लौट आए हैं। बदले में किसानों की आय बढ़ाने में विधि की प्रभावकारिता के बारे में संदेह पैदा किया जा रहा है। तो इसमें यही बात की जा रही है कि इसमें कोई अध्ययन नहीं है, यह प्रमाणित नहीं करता है कि प्रयुक्त भूमि अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक होगी। यानी भारतीय मिट्टी कार्बनिक पदार्थों की दृष्टि से कम गुणवत्ता वाली है और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की मिट्टियों और भारत की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं, तो कैसे एक ही उपाय से विकास किया जा सकता है। तो औद्योगिक इकाइयों और नगर पालिकाओं के कचरे से रासायनिक संदूषण व उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग मिट्टी की विषाक्तता का कारण है। तो यह कैसे इसकी विषाक्तता को खत्म करेगा, तो इन सब बातों की आलोचना भी की जा रही। कैसे जो है एक गाय से 30 एकड़ जमीन कहा जा रहा है, तो ये एक अतिशयोक्ति टाइप का लग रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर बहुत कह सकते हैं, चूंकि यह स्वास्थ्यप्रद है, मिट्टी की उर्वरता को बचाती है और आगे भी लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पेज नंबर 6 पे आया है, इसको आईआर के अंतर्गत डाल सकते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स यानी मिश्रित संकेत हैं, यानी महामारी की अनिवार्यता के लिए आपूर्ति के विविधीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन संरक्षणवाद कोई जवाब नहीं है। वैश्वीकरण के बारे में विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने टिप्पणी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब भारत दुनिया को प्रभावित करना चाह रहा है कि वह चीन की तुलना में अधिक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार बनाने के साथ साथ मजबूत स्थिति में है और तैयार है, और हाल के दिनों में भारत ने यह साबित भी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भू राजनीतिक प्रेरणाओं को स्वीकार किए बिना खुले बाजारों की वकालत करने के लिए वैश्वीकरण गुरुओं की निंदा करने से पहले महामारी का अनुभव अधिक राष्ट्रीय क्षमताओं के साथ छोटी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक मामला बनाता है। विदेश मंत्री ने कोविड-19 की शुरुआत के बाद भारत की स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों के उजागर होने के उदाहरण का भी हवाला दिया, और यह स्पष्ट करता है कि उनका व्यापक संदेश चीन के उद्देश्य से था, जिस पर भारत महत्वपूर्ण फार्मा और स्वास्थ्य देखभाल आयात के लिए बहुत अधिक निर्भर था, और जारी भी है कि साथ बड़े व्यापार घाटे को पूरा करना। तो यहाँ पर भारत इसी बात को बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीन के ऊपर आश्रित होने की वजह से जो समस्याएं आई, इस वजह से ऐसा
हुआ। लेकिन भारत ने इस महामारी से बहुत अच्छी तरह से निपटने में कामयाब रहा। इस महीने की शुरुआत में भारत में ऑस्ट्रेलिया के विशेष दूत ने चीन पर व्यापार को हथियार बनाने, अपनी विश्वसनीयता खोने, व्यापार प्रवाह को अवरुद्ध करने का भी आरोप लगाया। और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वयं चीन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक स्पष्ट भरोसेमंद विकल्प के रूप में भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे देश के विदेश मंत्री का यह कहना है। हालांकि जयशंकर ने इस विचार को भी कहा कि अन्य लोग आपकी अर्थव्यवस्था में उन शर्तों पर काम कर सकते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है। तो संरक्षणवाद के बारे में रक्षात्मक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अर्धचालक से लेकर वस्तुओं तक के क्षेत्रों में हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला के झटके के आधार पर भारत के कुछ व्यापक बाजार पहुंच अनिच्छा के बारे में दोहराए गए असंतोष को संबोधित कर रहे थे। लेकिन वैश्वीकरण के खिलाफ यह व्यापक संदेश परेशानी भरा है, खासकर जब अन्य कैबिनेट सदस्य निवेशकों और संबंधित एफटीए भागीदारों को यह बताने के लिए कोशिश कर रहे थे कि आत्मनिर्भर अभियान एक संरक्षणवादी मंच नहीं है। तो इस तरह के मिश्रित संकेत संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय संघ और पुनर्जीवित भारत यूएस व्यापार संवाद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विश्व को विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से एक निष्पक्ष वैश्विक व्यापार आदेश मिलना बाकी है। तो यह तत्काल महामारी की अनिवार्यता के लिए आपूर्ति विविधीकरण और घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ लचीलापन बनाने की आवश्यकता है। लेकिन संरक्षणवाद इसका जवाब नहीं है, क्योंकि भारत खुद उन देशों से बहस करेगा जहां वह बाजार पहुंच चाहता है, और वैश्वीकरण को खुद से दूर नहीं किया जा सकता, भले ही भारत बढ़ते निर्यात के माध्यम से इससे लाभ प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह से एक राष्ट्र जो दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेता है, वह पीछे छूट जाता है। अगर तो इस तरह से दुनिया के लिए अब भारत भी एक महत्वपूर्ण बाजार और भारत एक तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण लीडर के रूप में उभर रहा है। तो यहां पर बात आई है संरक्षणवाद की। तो यह संरक्षणवाद है क्या? तो संरक्षणवाद एक रक्षात्मक, अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित एक नीति है जिसका उद्देश्य देश के व्यवसायों, उद्योगों और श्रमिकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से आयात करने के माध्यम से है, जैसे कि अन्य सरकारी नियमों के साथ आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ और कोटा जैसे व्यापार अवरोध। तो संरक्षणवाद मुक्त व्यापार के विपरीत माना जाता है, जो व्यापार पर सरकारी प्रतिबंधों की कुल अनुपस्थिति है। ऐतिहासिक रूप से सख्त संरक्षणवाद का उपयोग मुख्य रूप से नव विकासशील देशों द्वारा किया गया है। हालांकि यह तथाकथित शिशु उद्योग तर्क व्यापार और श्रमिकों को संक्षिप्त सीमित सुरक्षा का वादा कर सकता है। तो परंपरागत रूप से सरकारें संरक्षणवादी नीतियों को लागू करने के लिए 4 मुख्य तरीके अपनाती हैं, जैसे आयात शुल्क बढ़ा देना या घटा देना, आयात कोटा, उत्पादक मानक और सब्सिडी। तो यह सब महत्वपूर्ण है। तो संरक्षणवाद बनाम मुक्त व्यापार, तो मुक्त व्यापार संरक्षणवाद के विपरीत देशों के बीच पूरी तरह से अप्रतिबंधित व्यापार की नीति है। टैरिफ या कोटा जैसे संरक्षणवादी प्रतिबंधों से रहित मुक्त व्यापार माल को सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो इस तरह से संरक्षणवाद इस वास्तविकता से सीधे विरोध में है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था तभी समृद्ध होगी जब उसके कार्यकर्ता देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करने के बजाय जो कुछ भी करते हैं वह उसके लिए स्वतंत्र हो। अब बढ़ते हैं यूएस टेस्ट्स लेजर वेपन इन वेस्ट एशिया। यह पेज नंबर 11 पे आई हुई खबर है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में लेजर हथियार का परीक्षण किया है। तो अमेरिकी नौसेना के नौवल सेंट्रल कमांड ने घोषणा करते हुए बताया कि उसने एक हाई एनर्जी वाले लेजर हथियार का परीक्षण किया है। हथियार तो काम का ही है, लेकिन इसका जिस स्थान पर परीक्षण किया गया है वह भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। तो वह स्थान कहां है? यहां पर आप देख सकते हैं, गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी अरब सागर का ही भाग है। यह सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देख रहे हैं ना, बाबिल मंडेब जल संधि, जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, तो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ रहा है, और इसी के माध्यम से सीधा स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर यानी यूरोप को भी
कनेक्ट करता है और यहाँ पर ही स्टेट ऑफ हार्मुज है। तो यह जो परीक्षण हुआ है इस अमेरिकी नौसेना ने, तो इसका जो जो महत्वपूर्ण है कि अदन की खाड़ी में तैनाती के दौरान 14 दिसंबर को यह परीक्षण किया। और यह एक ऐसा खतरनाक सिस्टम है जो दुश्मन देश की मिसाइल, जहाज और ड्रोन को लंबी दूरी से ही तबाह कर सकता है। तो इसमें यह क्यों बेहद जरूरी है, यानी यहां पर बात की जा रही कि यह जगह या स्थान क्यों जरूरी है, तो इसमें महत्वपूर्ण यही है क्योंकि वर्तमान में आप देख सकते हैं कि यमन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, लाखों लोग मारे गए हैं। अदन की खाड़ी युद्धग्रस्त यमन के दक्षिणी तट के साथ अगर देखा जाए तो जुड़ती है। तो 2014 में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा अपनी राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद से युद्ध में वह डूबे हुए हैं और अभी तक 1 लाख से अधिक लोगों की यहां मौत हो गई है। यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि मानवीय आपदा आई हुई है। तो ऐसे में यह जो है मुकाबला करने के लिए, ड्रोन नौकाओं का मुकाबला करने के लिए इसका प्रयोग वह कर सकता है। और इसके साथ साथ कच्चे तेल के निर्यात से लेकर व्यापार के लिए दुनिया का आधे से अधिक सामान अदन की खाड़ी वाली इसी रास्ते से, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और इसी रास्ते पर लाल सागर और स्वेज नहर भी पड़ते हैं, यानी भूमध्य सागर, यानी यूरोपियन एशिया से लेकर यूरोपीय देशों अमेरिका तक रोजाना हजारों जहाज यहां से अफ्रीका का चक्कर लगाए बिना गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका इस रास्ते पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो चीन में तेल की भारी किल्लत हो जाएगी। और इसके अलावा रणनीतिक स्थान पर अमेरिका के हावी होने के कारण ईरान और रूस जैसे देश भी एशिया पर से अपना प्रभाव खो सकते हैं। तो यह वहां पर इसीलिए मुहैया करा रहा है, यहां पर परीक्षण किया है कि पूरी तरह से वह ईरान पर अपना दबाव बना सकेगा और साथ साथ चीन पर भी वह उधर चीन तरफ यह कह सकते हैं, अगर यहां पर थोड़ा सा मानचित्र में अगर हम देखते हैं तो इधर अगर वह दबाव बना देगा, चीन को इधर से घुसने नहीं देगा और अपना भारत इधर से खड़ा ही है, तो इस तरह से चीन जो है इस क्षेत्र में अपना दबदबा हासिल नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 1 पे आई हुई है, इसको इकोनॉमी के अंतर्गत डाल सकते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स 76,000 करोड़ पुश फॉर सेमीकंडक्टर्स मेकर्स, यानी कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर निर्माताओं के लिए 76,000 करोड़ के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। और यह योजना सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो यह जो है याद रखेंगे कि इससे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन होगा, फैब्रिकेशंस, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा फैसला लिया गया है। तो इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। और केंद्र सरकार इस योजना के जरिए देश को इलेक्ट्रॉनिक हब के तौर पर विकसित करना चाहती है, क्योंकि माइक्रोचिप्स की कमी की वजह से उद्योगों के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ता है। तो इस तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत और यह 6 साल में यह 76,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। और केंद्र ने यह भी बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है और देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पिछले 7 वर्षों में बढ़कर $75 अरब हो गया है और अगले 6 वर्षों में यह $300 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। और चिप्स टू स्टार्ट अप कार्यक्रम से 85,000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित इंजीनियरों का विकास भी होगा और सेमीकंडक्टर डिजाइनों को स्टार्टअप शुरू करने का अवसर दिया जाएगा। डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार 50% खुद वहन करेगी। तो पूरे कार्यक्रम से 35,000 उच्च गुणवत्ता वाली प्रत्यक्ष नौकरियां और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। और इस योजना से 1.67 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 9.5 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन की उम्मीद है। तो यह पीएलआई स्कीम है क्या? तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में एक पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य है कि घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन करना है। तो इसमें 13 क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। तो भारत में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। और अगला खबर है पेज नंबर 1 पे आया हुआ है, इसको सुरक्षा के अंतर साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत डाल सकते हैं। मतदाता पोर्टल पर खामी तय, संभावित डाटा लीक चला।
तो एक स्वतंत्र सुरक्षा शोधकर्ता ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में एक गंभीर भेद्यता का सामना किया और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT, तो यहां पर यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है, को सतर्क किया, जिसने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर खामियों को दूर करने के लिए काम किया है। तो यहां पर यह कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है क्या, इसका क्या काम करती है और किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह एक नोडल एजेंसी है जो हैकिंग, फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा या साइबर हमलों से यह निपटती है। तो CERT इंडिया की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्य कार्य प्रारंभिक सुरक्षा चेतावनी, प्रभावी घटना प्रतिक्रिया प्रदान करना, और यह 24/7 कार्य कर रही है और साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह करना, विश्लेषण और प्रसार, और साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट भी प्रदान करती है, और यह घटना मतलब साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का भी समन्वय करती है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। आज हमने 2 प्रश्न लिया है, एक पॉलिटी से लिया है, एक अर्थव्यवस्था से। तो क्या हमारे मौलिक अधिकारों को मौलिक कर्तव्यों से जोड़ा जाना चाहिए? तो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर, इसमें आलोचनात्मक आपको चर्चा करनी है, ध्यान रखेंगे। तो भूमिका में थोड़ा सा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को बताते हुए फिर उसी को लिंक कर देना है मुख्य भाग से। मुख्य भाग में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को उसी में आपको मूल्यांकन भी करना है आलोचनात्मक, और अंत में निष्कर्ष सकारात्मक लिखना है कि दोनों को, जैसे कि कथन को भी लिख सकते हैं जो मंत्री जी ने कहा कि दोनों को एक साथ लेकर ही एक लोकतंत्र का विकास अपने देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न है, जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या है? तो ये सीधे सीधे इसको आप बता दीजिए ये क्या है। इस पद्धति के पक्ष यानी इसके विपक्ष, इसके लाभ हानि दोनों को बताएंगे, और जीरो बजट प्राकृतिक खेती के जो 4 स्तंभ बताए थे उसको बताइएगा, और अंत में निष्कर्षता ही बताएंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यह मृदा के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, तो इसे आगे और संभावनाएं बनेगी इसको करने के लिए। तो इस तरह से आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।